Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 11th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में हमने रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिटेल में देखा, फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को देखा। लेकिन ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले जेनेटिक कोड और आरएनए की प्रोसेसिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम जेनेटिक कोड क्या होता है उसको हम थोड़ा बहुत समझेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आरएनए प्रोसेसिंग कैसी होती है, यानी कि एडिनाइलेशन, कैपिंग की मेथड, स्प्लाइसिंग की मेथड क्या क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है। सो जेनेटिक कोड इज द डायरेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स का ये एक सीक्वेंस होता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो नो कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड। हमें न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंटरिटी देखने को नहीं मिलती। उसके बाद चेंजेस इन द न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन अमीनो एसिड इन द प्रोटीन, कि अगर न्यूक्लिक एसिड में कोई चेंज है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि अमीनो एसिड में भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फिर डेसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड रिक्वायर साइंटिस्ट फ्रॉम द सेवरल फील्ड, यानी कि जेनेटिक कोड को हमें अगर अच्छे से पढ़ना है, उसको डेसिफर करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि फिजिसिस्ट या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट, ये सारे हो गए। उसके बाद जॉर्ज गेमाउ नाम के जो एक फिजिसिस्ट थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि सिंस देयर आर 20 अमीनो एसिड, हमें पता है कि मेनली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और सिर्फ 4 ही बेसिस होते हैं, ATGC या फिर AUGC। इफ दे हैव टू कोड फॉर कंस्टिट्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, अगर अब इनको कोड करना है 4 बेसिस को 20 अमीनो एसिड के लिए तो इनके ही हमें बेसिस के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो जॉर्ज गेमाउ ने सजेस्ट किया दैट कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, कि जो हमारा कोडॉन होगा जेनेटिक कोड वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ही होना चाहिए। सो वुड जनरेट 4 की पावर 3, यानी कि हमारे पास 4 बेसिस है तो उनकी पावर 3 मतलब 64 कोडॉन हमें लगेंगे। 64 कोडॉन हम बना सकते हैं 4 बेस पेयर से। सो नंबर ऑफ कोडॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिस की पावर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडॉन इज ट्रिपलेट, कि कोडॉन ट्रिपलेट है, इसका प्रूफ किस किसने प्रोवाइड किया था। सो फर्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे हरगोबिंद खुराना। इंस्ट्रूमेंट इन सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, इंस्ट्रूमेंटल इन द सिंथेसिस आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, एक तो वो होमोपॉलीमर हो सकते हैं या फिर कोपॉलीमर हो सकते हैं। देन सेकेंड साइंटिस्ट थे मार्शल निरेनबर्ग। सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प द कोड टू बी डेसिफर। इन्होंने सेल फ्री सिस्टम दी थी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ताकि हम कोड को अच्छी तरीके से डेसिफर कर पाए। फिर जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे सिविरा ओकिया, जिनको सिविरा ओकिया सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये एक एंजाइम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। सिविरा ओकिया जो था वो एक एंजाइम का नाम था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जो कि हेल्पफुल था आरएनए को पॉलीमराइज करने के लिए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, टेम्पलेट नहीं लगेगा, यानी कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में ये आरएनए का एंजाइमेटिक सिंथेसिस कर सकते थे। उसके बाद अगर हम जेनेटिक कोडॉन के फीचर्स देखें तो कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद कोड डीजेनरेट होते हैं, यानी कि 1 कोडॉन कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड। उसके बाद 61 कोडॉन होते हैं जो कि अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और मतलब टोटल कितने हो गए 64 में से जो 61 कोडॉन होते हैं वो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, लेकिन जो 3 कोडॉन्स होते हैं रिमेनिंग वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, तो उसे स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेटर कोडॉन भी कहा जाता है, जो कि होते हैं UAG, UAA एंड UGA। तो UAG को अंबर भी बोलते हैं, UAA को ऑकर एंड UGA को ओपल। ठीक है, उसके बाद कोडॉन इज इन द रीड mRNA कॉन्टेजियस फैशन, नो पंक्चुएशन, यानी कि कोडॉन के बीच में कोई भी पंक्चुएशंस नहीं होते।
और ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं, यानी कि एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, इसका मतलब होता है कि वो नॉन एम्बिगुअस हो गए। और ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, पंक्चुएशन नहीं होते, ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे के साथ। उसके बाद कोड यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि अगर आप बैक्टीरिया की बात कर लो या फिर ह्यूमंस की बात कर लो, अगर बैक्टीरिया में ट्रिपल यू अगर फिनाइल एलिनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो वो ह्यूमंस के अंदर भी फिनाइल एलिनिन को ही कोड करेगा, यानी कि कोड यूनिवर्सल होते हैं। इसके हमें लेकिन कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर, विच इज एक्सेप्शन। उसके बाद जो एक कोड होता है AUG, उसका ड्यूअल फंक्शन होता है, यानी कि ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है और ये एज ए इनिशिएटर कोडॉन भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम म्यूटेशन को जेनेटिक कोडॉन के साथ जोड़े तो रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड DNA बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन, कि जीन्स और DNA के बीच के रिलेशन को अगर हमें पढ़ना है तो वो हम मेनली और अच्छे से हम म्यूटेशन से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन हो गया, जो कि क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, सिकल सेल अनीमिया, जिसमें क्या होता है ना, सिर्फ एक ही बेस पेयर का चेंज हो जाता है और उस मतलब इंसान को सिकल सेल एनीमिया जैसा डिसीज हो जाता है, जिसमें जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें अमीनो एसिड का एक अमीनो एसिड चेंजेस हो जाते हैं इन बीटा ग्लोबिन चेन। तो ग्लूटामेट जो होता है उसके जगह पे वैलिन हमें देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर। उसके बाद इंसर्शन या डिलीशन या मतलब किसी न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर का इंसर्ट होना या फिर किसी का डिलीट होना ऑफ 1 और 2 बेसिस चेंजेस इन द रीडिंग फ्रेम। तो रीडिंग फ्रेम में चेंजेस आ सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। सच म्यूटेशन, इन म्यूटेशन को बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। अगर हम इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द 3 और मल्टीपल ऑफ 3 इन 1 और मल्टीपल कोडॉन, हेंस 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड, रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, कि मतलब इंसर्शन हो रहा है किसी का या फिर डिलीशन हो रहा है 3 और मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 ही मतलब न्यूक्लियो बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास कोडॉन होता है, तो अगर 3 के 3 जो हमारे AUG या फिर CGA ऐसा कुछ भी पकड़ लो, अगर इसका इंसर्शन या फिर डिलीशन हो रहा है तो उसके जो अगले वाले कोडॉन है उस पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा उसके रीडिंग फ्रेम में। तो देखो यहाँ पे ये टोटल 64 कोडॉन आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आपको ये चार्ट अगर लर्न करना है तो आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल में लिख लो UCAG और वर्टिकल में भी सेम लिख लो UCAG, और जो एक वाला जो U है ना आपका दोनों साइड वाला, उसमें 4 डब्बे आपको और बनाने हैं UCAG के। ऐसे हर 4 में, यानी कि UCAG में आप हर एक सिंगल में और 4-4 बार लिखोगे UCAG। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये U को पकड़ोगे, फिर ये U एंड देन फर्स्ट वाला U, U, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कोडॉन। उसके बाद ये वाला U एंड देन सेकेंड वाला C, तो ये हो गया UC। उसके बाद U और A थर्ड कोडॉन बन गया, UG ये आपका फोर्थ कोडॉन बन गया। अगर सेम आपको यहाँ पे करना है A के साथ, तो आप A लोगे, ऊपर वाला U लोगे, ये वाला U एंड देन जो फर्स्ट वाला U है उसको लोगे, तो ये बन गया आपका AUU। तो इस तरीके से आप सारे कोडॉन को लिख सकते हो बिना देखे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने जेनेटिक कोडॉन को देखा कि जेनेटिक कोडॉन क्या होते हैं, प्रोटीन को बनाने में ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेंगे आगे जाके। फिर हमने स्टॉप कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन के बारे में देखा, जेनेटिक कोडॉन के कुछ फीचर्स के बारे में देखा, एंड म्यूटेशन का जेनेटिक कोडॉन के साथ कैसा लिंक है उसके बारे में देखा। एंड देन वी टॉक अबाउट द चार्ट ऑफ द जेनेटिक कोडॉन, कि आप कैसे लिख सकते हो बिना देखे इसको। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम RNA प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.